गाइस, दिस इज मी मेहमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 38 जो कि 18 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। व्हाट्स टॉपिक? नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं और स्टडी करते हैं आज की वर्कशीट को। Napoleon was defeated in 1815 and after this European government were driven by a spirit of, अब बोला गया है कि नेपोलियन जो था वो डिफीट हुआ, वो हार गया था 1815 में और उसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी उसमें कुछ नए विचारों का आना शुरू हुआ, या कह सकते हैं कि नेपोलियन की हार के बाद जो पुराने विचार थे या पुराना जो रूढ़िवादिता फैला हुआ था वो वापस आ गया। एंड एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, अगर आप देखें एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग देखें तो हो क्या रहा था, यहाँ पर हो यह रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस, कस्टम प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ जो बदलाव बहुत तेजी से होने लगे, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन जब आया था तो उसने अपने शासनकाल में बहुत से बदलाव किए थे और जो भी बदलाव किया था उसको उसके हारने के बाद, उसका शासन समाप्त होने के बाद वापस चीजें पहले जैसी होने लगी। एंड इन दिस बैकग्राउंड अ समिट कॉल्ड द कांग्रेस, एक समिट हुआ था जिसका नाम कांग्रेस दिया गया था, वॉज ऑर्गेनाइज, वो समिट जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था वियना में। एंड द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, और ये जो कांग्रेस थी इसने होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक को। एंड द ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइन इन दिस कांग्रेस, और यहाँ पर ही ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था कांग्रेस के लिए। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815, इसके क्या क्या फीचर्स हैं तो फीचर देख लेते हैं। नंबर 1, द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी जो फिनिश हो चुकी थी, एक तरीके से समाप्त हो चुकी थी, उसे रिस्टोर किया गया, दोबारा से पावर में लेकर आया गया। एंड द मेन इंटेंशन वॉज टू क्रिएट अ न्यू, यहाँ पे जो इनका मेन इंटेंशन था वो यही था कि यूरोप में जो भी बदलाव आए हैं उसको दोबारा से चेंज करना और पहले जैसे नियम बनाना, ठीक है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इन इट हैड, अब हुआ क्या कि नेपोलियन के शासन काल में फ्रांस ने अपनी जो भी टेरिटरीज लॉस की थी, खो दी थी, उन सबको इन लोगों ने क्या किया, वापस प्राप्त कर लिया। एंड अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू द प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर। आगे देख लेते हैं ड्यूक मैटरनिक के बारे में कि ड्यूक मैटरनिक कौन थे और उन्होंने क्या किया। ही वॉज अ ऑस्ट्रेलियन चांसलर, ड्यूक मैटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रियन चांसलर थे। ही वॉज born on 15th May 1773. He had once remarked that when France sneezes, the rest of Europe catches cold. He took a prominent part in Congress of Vienna and dominated the European politics from 1814 to 1848. He acted as the restore of the old regime and the reconstruction of Europe after the Napoleonic War. तो ये इनका एक कैरेक्टर था जो इन्होंने प्ले किया ड्यूक मैटरनिक ने इस संगठन में, और इन्होंने इस तरीके से काम किया। आगे देखते हैं मैजनी ने क्या काम किया। ही वॉज बॉर्न इन, ये बॉर्न हुए थे जिनेवा में 1807 में। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ये कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। एंड एज अ यंग मैन ऑफ 24, यानी कि जब इनकी उम्र 24 साल थी, ही वॉज सेंट टू एक्साइल इन 1831। इनको सेंट एक्साइल, एक्साइल मीन्स होता है एक तरीके से देश निकाला दे देना, किसी को पनिशमेंट के तौर पे देश निकाला दे देना, इन देश से बाहर निकाल देना। फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन, इन्होंने क्या किया था, लेंग्रिया में एक अटेम्प्ट किया था रेवोल्यूशन, जिसके तहत इनको देश निकाला दे दिया गया था। पर इसके बाद भी ये शांत नहीं बैठे, इन्होंने 2 संगठन बनाए। एंड ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मैस्लियर्स एंड द यंग यूरोप इन ब्रेन।
and opposition to monarchy, his vision of democratic republic pretended the इन्होंने क्या किया कि इनका जो विजन था, इनकी जो सोच थी, उसको इन्होंने किस तरीके से आगे अपनी सोच को लेकर आए और किस तरीके से आगे प्रमोट किया उसके बारे में बताया गया है। और इन्होंने क्या बोला था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, क्या बोला था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये इनकी अपनी थिंकिंग थी, जिनके अपने विचार थे। ये थी आज की वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन after the worksheet, let's start our questions. Question number 1 is write the main features of the Vienna Treaty. Question number 2, describe the role of Martinique. Question number 3, why do you think Martinique described it Martinique as the greatest enemy of our society social order? Which social order is he talking about? Question number 4, what kind of change happened in Europe after Napoleon's regime? तो ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। लेट्स स्टार्ट आंसर्स। Let's start question number 1. Question number 1 is write main features of Vienna Treaty. So answer is the main feature of the Treaty of Vienna signed in 1815 were number 1, the Bourbon dynasty which had been deposed during French Revolution was restored to power. Number 2, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in the future. Number 3, the main objective of Treaty of Vienna was to nullify all the changes that had come into existence during Napoleonic Wars. Question number 2 is describe the role of Metternich. So answer is Duke Metternich was born on 15 May 1773. He was Chancellor of Austria from 1814 to 1848 and he played an important role in the politics of Europe. He was the most important and most talented diplomat of his time. After Napoleon's Waterloo defeat, Metternich became the server of European politics. He played such a prominent role in European politics that the period of European history from 1815 to 48 is famous as a Metternich era. During his prime membership, Metternich adopted a policy of imitating reaction and the influences of Austria Empire become extremely important in Europe. Question number 3 is why do you think Metternich described it Mazzini as the greatest enemy of our social order? Which social order is he talking about? So answer is Mazzini was a revolutionary of Italy. He was born in 1807 in Geneva, become a member of the secret organization of the Carbonari. At the age of just 24, he was expelled from the country for revolutionary. It then two more underground organizations, the first Young Italy and the second Young Europe in Brains, whose members were like-minded you in states of Poland, France, Italy and Germany. ठीक है, तो बहुत ही इजी था कि मैज़नी जो थे उनका जन्म 1807 में जनेवा में हुआ था और वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एक रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे थे जिसके तहत उन्हें 24 साल की उम्र में मात्र देश निकाला दे दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था कंट्री से। और उसके बाद भी उन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया। दो और ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, और इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन इन यूरोप आफ्टर re-signed the Napoleon? So answer is after Napoleon's domination of Europe from around 1800 to 1814, the rulers of Europe wanted to ensure that no one would ever be able to become
able to come so close to taking over all Europe again. To this end, the diplomats from all the great power met the Congress of Vienna to negotiate from 1814 to 1815. Where they reorganized European boundaries in hopes of creating a stable Europe where nation could always ally to defeat one nation that go out of hand. And the rulers after Napoleon were dedicated to stopping revolution like the French Revolution. ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब नेपोलियन की हार हुई, नेपोलियन हार गया, नेपोलियन का शासन समाप्त हुआ, तो कुछ बदलाव दोबारा से आए, और जो यूरोप में दोबारा बदलाव आए तो हुआ क्या, फिर से रूढ़िवादिता आ गई। ठीक है, फिर से बर्बन का शासन स्थापित किया गया, और जो भी नेपोलियन के समय में जो भी चीज़ें हार गए थे वो लोग, तो उसको वापस प्राप्त किया गया। तो ये सारे बदलाव जो पहले थे उसको वापस लाने का प्रयास किया गया नेपोलियन की हार के पश्चात। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।